नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आइए हम सभी राजन सीरीज के गणित विषय के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आइए हम सभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 तक करवा चुके हैं। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया है यदि 16 संबंध 8 समानुपाते 18 संबंध x, तो x का मान ज्ञात करिए। तो समानुपात होता है तो आपको मालूम है बाहरी पार्ट इक्वल टू अंदर पार्ट का मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, इक्वल होता है दोनों। तो यहाँ पर 16 गुणे एक्स बराबर 8 गुणे 18। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 8 दूना के 16 और ये 2 दूना के 18, मतलब एक्स का मूल्य आ गया, वैल्यू आ गया 9। तो यहाँ पर मेरा 100 उत्तर से होगा 9। अब आगे है और तीसरा क्वेश्चन, वृत्त के चाप की और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आइए हम सभी एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बन गया। अब इसको देखते हैं, ये इसका सेंटर है। अब कह रहा है कि वृत्त के चाप और उसके जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो आप सभी को मालूम है कि परिधि पर कोई भी छोटा पार्ट परिधि से वह चाप कहलाता है। तो मान लीजिए ये इस वृत्त का चाप है और जीवा इसे बोलते हैं। सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है? वृत्त का डायमीटर होता है। क्या होता है? वृत्त का डायमीटर सबसे बड़ा जीवा होता है, वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया। इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वहीं अगर ये क्वेश्चन रहता कि वृत्त के चाप और वृत्त के त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? ये वृत्त का त्रिज्या हो गया और ये वृत्त का चाप हो गया। तो इस पूरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो इस पूरे क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम 38 का उत्तर बी हो गया। अब आइए हम 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन में है 5xy प्लस 4xz प्लस 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इसमें हम सभी देख रहे हैं कि x कॉमन है। क्या है? x कॉमन है। तो x ही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। x कॉमन ले लेंगे तो 5y प्लस 4z प्लस 5q, मतलब x इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, 39 का अ हो जाएगा। अब 40वां क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीर्ष होता है। तो किसी भी घनाभ में शीर्ष 8 होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? तो शीर्ष में आकर 3 फेस मिलता है, जहां पर 3 फेस मिलता है वहीं शीर्ष होता है। ठीक, अब आइए 41वां क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। मतलब 3/5 से बड़ा कौन सी संख्या है? तो इस तरह तो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो इसे हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे। 3/5 को हम 0.6 लिख सकते हैं। 0.6 कैसे है? डिवाइड किया तो, भागा दिया तो। तो अब इसी तरह हम इन सभी को भी दशमलव में बदलते हैं। 4/10 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.4 आएगा। -4/10 को दशमलव में बदलेंगे तो -0.4 आएगा। 6/10 को दशमलव में बदलेंगे 0.6 आएगा। 7/10 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.7 आएगा। तो इसमें 0.6 से बड़ा कौन है? 0.7, मतलब मेरा उत्तर द है, 7/10। अब आइए हम आगे क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम सभी 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड है। ठीक, तो ये हम सभी साफ दिख रहे हैं कि ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। इसे हम एक बार थोड़ा एक्सपेंड करके अपने संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं तो x² प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर आया x² प्लस 1/4 प्लस x, यह इसके बराबर, मतलब इसका उत्तर ये 100 हो गया। अब आइए 43वां क्वेश्चन दिया है -64 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो -64 घनमूल हम सभी को मालूम है 64 4 का क्यूब होता है, मतलब -4
इसका उत्तर होगा। कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। -4 को 3 बार गुणा करके, -4 को 3 बार गुणा करते हैं तो -4 गुणे -4 गुणे -4, तो माइनस और माइनस 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका 16 इंटू फिर -4 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा, और 16 चौका 64। ठीक, तो ये आपका -4 का क्यूब -64 मतलब -64 का वर्गमूल आपका -4 हो गया। इसी तरह 44 क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 8 का मान क्या होगा। तो हम सबको को मालूम है कि 8 का क्यूब रूट 2 होगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसी तरह 45वां क्वेश्चन है, -4 का क्यूब क्या होगा। तो -4 का क्यूब अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं, -4 का क्यूब -64 होगा। तो ठीक है, -4 का क्यूब -64 हो गया। इस तरह अब आगे हम देखते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन हम 46वां क्वेश्चन दिया है, 0.1 का क्यूब का मान होगा। 0.1 का क्यूब है तो इसे हम 0.1 को 3 बार गुणा कर देंगे। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो इसको 3 बार हम गुणा करेंगे। अब देखिए 1 2 3, तो मतलब कि एक दशमलव के बाद तीसरे पॉइंट पे आएगा, तो 0.01 इसे गुणा करेंगे तो यहीं आएगा। ये आपका उत्तर सही है। इसी तरह 47वां क्वेश्चन है, 1/2 का क्यूब क्या होगा। तो 1/2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, तो ये क्या है, ऊपर एक 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 का गुणा तो 1 होगा, और नीचे 2 दूना 4 दूना के 8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/8। उसी तरह 48वां क्वेश्चन क्या है, समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी। तो समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी थी। तो जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी। आइए हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। समुच्चय के प्रकार हैं। तो समुच्चय सीमित भी होता है, मतलब या उसे परिमित बोलिए, और असीमित भी होता है। समुच्चय एकल भी होता है, और समुच्चय रिक्त भी होता है। मतलब समुच्चय के सभी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, 1 2 3 4, समुच्चय 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरह ये 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन में है समुच्चय ए बराबर 1 3 5 7 9 में समुच्चय की अवयवों की संख्या बताइए। तो ए में, इस समुच्चय में जितने अवयव हैं उसको काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, वहीं आपका अवयव है। जैसे कि 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 हैं तो 5 अवयव हो जाएंगे। उसे आइए 51 क्वेश्चन, समुच्चय जी, ये खाली स्थान में समुच्चय के अवयवों की संख्या। अगर इस ब्रैकेट में कोई भी नहीं है, मतलब ये नल समुच्चय है, ये क्या है, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई नहीं है, इसमें समुच्चयों की संख्या, अवयवों की संख्या मतलब 0 है। उसी तरह 52 क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 को मतलब आप इनफाइनाइट तक जाइए, अनंत तक जाइए, इसका कोई रोक नहीं, इसका कोई सोच नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे। इसमें पूछा कितने समुच्चय अवयव हैं, तो इसमें साफ दिख रहा है कि अनंत तक है, मतलब इसका भी उत्तर हो जाएगा अनंत तक। आइए हम आगे 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्वेश्चन है कि 100% की एक वस्तु रुपया 125 के भाव में बिकती है तो वास्तविक ब्याज की दर होगी। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए आप गलत किताब में प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर है 100% की एक वस्तु, और दूसरा कह रहा है 125 के भाव में बिकती है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ, 100% की एक वस्तु, तो मान, अब इसमें तो पहले यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि वस्तु कितने की है। 100% तो कुछ भी हो सकता है, 100% जो भी वैल्यू आप ले लीजिए, 5 10 50 100 200 500। तो या दूसरी बार यहाँ पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी, तो दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चन को गलत प्रिंट हो गया है, इसे आप इग्नोर करिए। अब आगे देखते हैं 54 क्वेश्चन, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है।
Q1 क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है तो आपका अस्थाई जमा खाते में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, एफडी खाते में बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। ठीक, अब आइए 55 है, बैंक लाकर में रखे सामान की जानकारी होती है। तो बैंक लाकर में रखे सामान की जानकारी केवल और केवल लाकर धारक को होती है, और न किसी बैंक मैनेजर को होती है, न अकाउंटेंट को होती है, न सिक्योरिटी को होता है, केवल और केवल लाकर धारक को। जैसे कि हम आप जाते हैं बैंक में अपना सामान रखने के लिए, तो केवल हमें पता होता है कि उसमें क्या है। ठीक, अब आइए 56 क्वेश्चन। 56 चेक के प्रकार हैं, तो 56 में कह रहा है कि चेक के प्रकार हैं। तो हमें मालूम है कि चेक आर्डर चेक भी होता है, वाहक चेक भी होता है, और क्रॉस चेक भी होता है। मतलब चेक के प्रकार ये सभी हैं। ठीक, अब आइए 57 फर्मों के खाते कहलाते हैं। इसमें क्या है, चालू खाते कहलाते हैं, फर्मों के खाते चालू खाते कहलाते हैं। ठीक, अब आइए 58वां क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन, 58वां क्वेश्चन है, बचत खाता खोला जा सकता है। तो बचत खाता संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है और एक व्यक्ति के नाम से भी खोला जा सकता है। मतलब इसमें उत्तर 100 हो जाएगा, अ व ब दोनों। अब 59 क्वेश्चन है, किसी मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन रुपया 21 हो जाएगा, किस मूलधन पर? मूलधन पूछा है, करा कि रेट क्या है, दर क्या है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन रुपया 21 हो जाएगा, 121। तो आइए हम सभी इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट का फार्मूला होता है P1 + R/100 के पावर टी टाइम। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मालूम है 121, मूलधन ज्ञात करना है, 1 प्लस दर कितना है 10% बटा 100, टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक, तो 121 पी, ये 10/100, 10 में 100, 10 बार में कट जाएगा, 10 से कम 10 से 11/10 हो गया, और ऊपर स्क्वायर है। तो 121 पी स्क्वायर से खोलते हैं ब्रैकेट को, तो 11 के स्क्वायर 121 और 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 121 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 100 होगा। मतलब यहाँ पर आपका मूलधन कितना हो जाएगा 100, ब उत्तर हो जाएगा। अब आइए 60वां क्वेश्चन, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही देय तो प्रति तिमाही दर होगी। दर पूछा है प्रति तिमाही। अब ये 16% वार्षिक ब्याज है, मतलब कि एक साल में दर क्या है 16%। ठीक, अब ये कह रहा है कि वो दर तिमाही क्या होगी, तो ये सोचिए कि जब एक साल में दर 16% है तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं। तो आपको मालूम है एक साल में तिमाही 4 होते हैं, अर्थात मतलब 3-3 महीना कितने होंगे, 12 महीने में, साल भर में 4 होंगे। तो इस 16 में अगर 4 तिमाही तो 4 का डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 4, मतलब ये आपका दर तिमाही हो जाएगा 4%। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, x³ + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड है। ठीक, तो हम इसे यहाँ से हल करते हैं इसे। x³ + 2x² में से x² कॉमन हम लेते हैं, x² कॉमन ले लिए, तो बचा x + 2 प्लस, या 5x + 10 में से हम 5 कॉमन ले लिए, तो बचा x + 2। फिर इन दोनों में से
हम x+2 कॉमन लेते हैं, x+2, तो बचेगा कितना, x² + 5। ठीक, तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा, कहाँ ऑप्शन है वाला, x² + 5 x+2, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब आगे 62 देखते हैं क्वेश्चन। यदि log a 3x+2 = log a 243, तो x का मान है, तो लॉगरिथम के नियम के अनुसार हम सभी जानते हैं बेस में ये बेस को छोड़कर अगर बेस समान है, इस लॉग में अगर बेस समान है तो इसका घात इक्वल हो जाता है। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं log में a बेस समान है तो घात इक्वल हो जाएगा। घात इक्वल होगा तो हम यहाँ पर घात इक्वल करते हैं, 3 पावर x+2 बराबर 243। इसे हम हल करते हैं। 243 को हम 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9 3 27 3 81 3 213, मतलब 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए ये बेस समान है तो पावर समान इक्वल हो जाएगा, तो x+2 = 5। तो यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक, 63वां देखिए, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होता है। तो आयतन आपको मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल दे दिया 48 वर्ग मीटर, तो आपसे मालूम है कि फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ज्ञात होता है, और यहाँ पर हमें ऊंचाई 5 मीटर दिया ही है, और एल गुणे बी का वैल्यू दिया है 48 मीटर, ऊंचाई हो गया 5 मीटर। ये हमारा आयतन हो गया। ठीक, तो 48 गुणे 5 करेंगे तो 5/40 0 4 5 20 4 24 240 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आइए 64वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि 64वां क्वेश्चन कि 2/5 के √6 है का घातांकी रूप होगा, तो इसका घातांकी रूप आपका हो जाएगा ये 2/5 की पावर 1/6। ठीक, अब आ जाइए 65वां क्वेश्चन। यदि a बराबर x, जहाँ x विषम संख्या है और x 3 के बराबर या 3 के बड़ा है, ये दिया हुआ है। ठीक, x का वैल्यू, और दूसरा है b का मान है 2 3 5 6 7 8 हो, तो b माइनस a क्या होगा, मतलब b में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा। तो यहाँ पर 3 या 3 से बड़ा सभी संख्या a का है, जैसे कि आप यहाँ पर a का मान मान सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक है, क्योंकि 3 या 3 से बड़ा तो कुछ 3 से लेकर बड़ा तक कुछ भी ले सकते हैं। और b का मान है 2 3 5 6 7 8, तो b माइनस ए, b के अवयवों में से a के अवयव को घटाना है। ठीक ना, तो b 2 3 5 6 7 8 है, तो a के अवयव घटाए तो यहाँ पर 3 3 कट गया, फिर 5 5 कट गया, फिर 6 6 कट गया, 7 7 कट गया, 8 8 कट गया, तो b में कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि b में से हमें a घटाना है, तो b में कितना बचा, 2 बचा, तो इसका उत्तर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ थोड़ा गलती हो गया है, हम इस वर्ड को ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर विषम संख्या है। ठीक, हम केवल प्राकृतिक संख्या, मतलब हम इस पर केवल ध्यान दिए हैं कि x 3 को बड़ा, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि विषम संख्या है। तो इसे हम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार लगाते हैं। तो ये यहाँ मिस्टेक है, इसे हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि a बराबर x, जहाँ x विषम संख्या है
और x 3 या 3 से बड़ा है, b बराबर 2 3 5 6 7 8 है, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 5 7 9 11 डा इनफाइनाइट तक होगा। तब हमें यहाँ पर b में से a को घटाना है, तो यहाँ हम देखते हैं b में कुल संख्या में से a में जो जो संख्या है वो कट जाएगी। जैसे कि b में 2 है तो इसमें 2 नहीं कटेगा, b में 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, फिर 5 है 5 से 5 कट जाएगा, फिर 6 है 6 इसमें कहीं नहीं कटेगा, फिर 7 है 7 से 7 कट जाएगा, फिर 8 है 8 से 8 इसमें कहीं नहीं कटेगा। तो b माइनस से कितना बचा, एक 2 बचा है, दूसरा 8 बचा है, तीसरा 6, मतलब कुल मिलाकर 3 बचे हैं, 2 6 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 2 6 8। अब इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाविट ने दी थी। किसने दी थी, लाविट ने दी थी। अब आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा एकेनवाल। सांख्यिकी के पिता एकेनवाल कहलाते हैं। 68 क्वेश्चन है, यदि 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। ठीक, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए हमें समांतर माध्य होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो समांतर माध्य दिया है 3, पदों का योग, यहाँ पर हम इसे 2 धन 3 5 धन x, 5 धन x, और यहाँ पर समांतर माध्य 3 है, ये तो हम लिख लेंगे, और कितने पद है, 3 है, 3। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 के 9, 5 धन x, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4, तो इसका 68 का और उत्तर से हो जाएगा। अब आइए 69 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 बटा एक्स माइनस 1 धन 3 बटा 1 माइनस एक्स का मान होगा। इसे हम हल करते हैं। 2 बटा एक्स माइनस 1, हम 1 माइनस एक्स में से माइनस कामन ले लेते हैं तो ये पलट जाएगा, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं कामन, 3 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम देख रहे हैं, इसका हल करते हैं तो x माइनस 1, इसे हल करेंगे 2 माइनस 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 70, कह 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36, यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद होगा। ठीक, मान लीजिए मध्य पद हैं a और b, तो a गुणे b का वैल्यू दिया है कितना, 36, और कह रहा है कि यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो, बाह्य पदों को हम मान लेते हैं x और y है। ठीक, तो हम मान लीजिए y का वैल्यू दिया है 3, तो दूसरा बाह्य पद होगा, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल होता है, तो ये मध्य पद है, मतलब a गुणे b इक्वल टू एक्स गुणे वाई, तो a गुणे b का मान दिया है 36, और x का मान ज्ञात करना, y का मान दिया है 3, 3 को 36 को 3 से काटेंगे तो 12, मतलब x का मान आ गया 12, तो इसका उत्तर जाएगा 112। अब यहाँ पे 71 क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 का स्क्वायर गुणे 3/4 के पावर 10 भागे 3/4 के पावर 8 का मान है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है अगर बेस समान होता है, तो हम यहाँ पर 3/4 के पावर जोड़ दिए
12 और डिवाइड होता है और बेस समान होता है तो माइनस रहता है, तो 12 माइनस 8। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 के पावर 4। इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, 3 को 4 पर गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 अपान 4 चौका 16 चौका 64 दुना के 256, 64 चौका 256, तो 81/256 इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है कितने साल में? तो 10 साल में। किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी कितने साल में होती है? 10 साल में होती है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 है कि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है क्या? अगर मान लीजिए ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक हो तो दर होती है, तो समझिए कि अगर साल भर में कितने अर्धवार्षिक होंगे? आधा होंगे, तो 2 होंगे आधा, तो दर भी कितनी हो जाएगी? आधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दर आधा हो जाएगी। ठीक, उसी तरह 74 का क्वेश्चन कर रहा है कोई धन किसी ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी होगी। कोई धन किस ब्याज की दर से? ये ब्याज की दर पूछा है, 12 वर्षों में दोगुनी होगी। तो इसे हम हल करते हैं। 12 वर्ष में दोगुनी होगी मतलब एक तो हो गया मूलधन और दूसरा मूलधन के बराबर ब्याज होगा, तो दोनों मिलकर दोगुनी हो जाएंगी, मूलधन का दोना। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि पहले फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। ठीक, तो हम मूलधन को मान लेते हैं एक्स। तो हालांकि ये दूना करना है हमें पूरे धन को, तो सिंपल इंटरेस्ट भी ब्याज भी एक्स होगा तब जाके धन दूना होगा। सिंपल इंटरेस्ट एक्स, पी भी एक्स, हमें दर का पता लगाना है और टाइम दिया ही है 12 साल बटा 100, तो एक्स और एक्स कट गया। ठीक, और आर बराबर होगा 100/12, तो ये 8 दशमलव समथिंग आएगा। 12 अट्ठे 96, 4 40 12 3 36, 4 12 3 मतलब 8.33 वर्ष आएगा। इसमें 8% दिया है, इसमें 8.3 कोई नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं। ये 8% इस आंसर के करीब है, एक्चुअल में इसका उत्तर 8.33% होगा। ठीक, आइए 75 क्वेश्चन। 4 महीने में ₹50 का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज होगा। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन हम तो इसे हम हल करते हैं। क्या समय दिया है? टी दिया है 4 महीना और मूलधन दिया है प्रिंसिपल 50 रुपया, और जो ब्याज दर है 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से। तो रेट है 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से। तो इसे हम, हालांकि ये रुपया है तो इसे हम रुपये के फॉर्मेट में बदलेंगे 1 पैसे को। तो 1 पैसा को अगर रुपये में बदलेंगे तो 0.01 रुपया हो जाएगा। रुपया प्रति महीने प्रति ब्याज की प्रति महीने हो जाएगा, 0.01 रुपया प्रति महीने हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास टाइम, प्रिंसिपल और रेट तीनों चीज़ मालूम है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पी 50 गुणे आर 0.01 गुणे टी 4 बटा 100 कर देंगे, तो 50 दुना के 100, 2 दुना के 4। ठीक, एक पैसा 4 मिनट, ठीक है, 2 दुना के 4। सारी दोस्तों यहाँ पर ये कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसे हम दोबारा से देखते हैं। इसे हम दोबारा देखते हैं। ये कह रहा है 4 महीने में
₹50 का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर टाइम दिया है 4 महीना, प्रिंसिपल दिया है 50 रुपया और रेट दिया है 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने। तो ब्याज पूछ रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो P 50 गुणे R1 और टाइम 4 बटा 100। तो 50 दूना के 100, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, तो आपका उत्तर आ गया 200। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 76। कह रहा है ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा, क्या होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे और समय 2 वर्ष दिया हो, तो एक फार्मूला इस क्वेश्चन में काम करता है। वो फार्मूला है PR²/100²। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 1000 है, और रेट कितना 10%, इसका स्क्वायर तो 100 हो जाएगा बटा 100²। तो 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कितना बचा 10 बचा। तो उत्तर आपका आ जाएगा 110। और उसी तरह 77 है, ₹100 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम देख लेते हैं। पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो विषय है 1 + R बटा 100, ये वर्ष 1 है। ठीक, तो 10 दहा में 100, 10 से कम 10, 11 बटा 10, तो 100 इंटू 11 बटा 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 11 दहा में 110। ये हमारा मिश्र धन आया है 110। इसमें से मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। मूलधन मेरा कितना है, 100 है मूलधन, तो 110 में से 100 घटाएंगे तो 10 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक, अब आइए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है तथा उनका माध्य 9 है, माध्य 9 है, तो उनका योगफल होगा। ठीक, कहा कि प्रेक्षणों की संख्या 13 है और उनका माध्य 9 है, तो उनका योगफल होगा। तो हम मालूम है योगफल ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या गुणे माध्य कर देंगे तो हमारा योगफल निकल जाएगा, 13 9 117, और इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर फार्मूला होता है माध्य इक्वल टू प्रेक्षणों की संख्या का योगफल बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य 9 दिया ही है, हमें योगफल ज्ञात करना है। संख्या कितना है 13, तो योगफल ज्ञात करने के लिए 13 का 9 गुणाएगा, 13 9 117, 117 आपका उत्तर हो गया। अब आइए 79वां क्वेश्चन 79। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। हम सभी को मालूम है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 55 55 होता है। और माध्य निकालने के लिए कुल की जितनी संख्या उससे हम डिवाइड करते हैं, भाग कर देते हैं। तो टोटल 1 से 10 तक 10 संख्या हो गए, जिसका योगफल 55, इससे भाग करेंगे तो 5.5 उत्तर आ जाएगा। इस तरह ये 80 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बंटन का परास 50 है व वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या क्या होगी। तो इसका द हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं 80 क्वेश्चन को। इसका फार्मूला होता है वर्गों की संख्या बराबर परास बटा वर्ग अंतराल। तो परास कितना दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, और वर्ग अंतराल कितना दिया है 10 दिया है। तो 10 × 5 = 50, वर्गों की संख्या टोटल
5 होगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये 2 हम लगा दिए, गलत लगा दिए हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 5। ठीक, अब आइए हम 81वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये डाटा दिया 2.7 2.7 ये सब दिया है, का परिसर पूछा है। ठीक, तो परिसर निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटाएंगे, वही परिसर होता है, वही रेंज होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा मान क्या है, 3.2 है, और सबसे छोटा मान क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं 2.1 है। तो इसमें से हम घटाएंगे, 3.2 में से 2.1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, मतलब उत्तर आपका 1.1, यही परिसर है। ठीक है, तो हम आज इतना ही देखेंगे और आगे भी हम इसे करवाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।